नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 19 नवंबर 2025 और दिन है बुधवार। और प्रतिदिन की तरह आज भी हम शुरू करने वाले हैं देश, दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े 10 सवाल। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के लिए किसका चयन छत्तीसगढ़ से हुआ है? ऑप्शन ए शेखर साहू, ऑप्शन बी हेमंत साहू, ऑप्शन सी सुरेंद्र पटनायक, क्या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी हेमंत साहू। हेमंत साहू का चयन अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के लिए हुआ है। आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव इस बार का 16वां संस्करण होगा, 16th एडिशन होगा। इसके अलावा ये आयोजित कहाँ होगा? तो ये आयोजित होने वाला है उड़ीसा पुरी बीच, चंद्रभागा बीच में, जो कि पुरी में है। चंद्रभागा बीच में उड़ीसा में आयोजित होने वाला है। कब से कब तक होगा? 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा। ठीक है, अब इनके बारे में जान लेते हैं, हेमचंद साहू के बारे में। हेमचंद साहू को छत्तीसगढ़ का सुदर्शन पटनायक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सुदर्शन पटनायक कहा जाता है। सुदर्शन पटनायक कहा जाता है। अब ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं तामासिवनी रायपुर के। तामासिवनी रायपुर से, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सुदर्शन पटनायक कौन है? सुदर्शन पटनायक एक सैंड आर्टिस्ट हैं जो कि पूरी उड़ीसा से हैं और उन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ के सुदर्शन पटनायक कौन हो गए? हेमचंद साहू। और सुदर्शन पटनायक ने पद्मश्री कब प्राप्त किया था? 2014 में प्राप्त किया था। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूरी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो इतने तथ्य हमने इस सवाल से जुड़े हुए तथ्यों को जान लिया। ये जानते हैं आज का दूसरा सवाल। हाल ही में अमेरिका ने किस बम का सफल उड़ान परीक्षण किया है? एक्चुअली में परमाणु बम का, किस सफल परमाणु बम का सफल उड़ान परीक्षण अर्थात एयरक्राफ्ट से परीक्षण किया है? ऑप्शन ए B6110 परमाणु ग्रेविटी बम। ऑप्शन बी है B6112 एटम ग्रेविटी बम। ऑप्शन सी है F-35 लड़ाकू विमान, या ऑप्शन डी F-22 लड़ाकू विमान। ठीक है, अब सी डी के ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, एडजस्ट करिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी B6112 एटम ग्रेविटी बम। ग्रेविटी बम मतलब इसको ऊपर से गिराएंगे तो ये पैराबोलिक जो भी है या फिर बैलिस्टिक, दो प्रकार के होते हैं। दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें। ये F-35 लड़ाकू विमान से जो है गिराया गया और इसका परीक्षण किया गया है F-35 लड़ाकू विमान से। और ये जो बम है थर्मोन्यूक्लियर गुरुत्वाकर्षण बम है। थर्मोन्यूक्लियर परमाणु बम है। थर्मोन्यूक्लियर परमाणु बम है। थर्मोन्यूक्लियर का मतलब आप समझ रहे हैं, उष्मा आधारित इसमें जो है कि एक्सप्लोजन होगा और ये ऊपर से ये एयरक्राफ्ट से या फिर जो भी लड़ाकू विमान है उसमें से गिराया जाएगा और उसके बाद जहाँ भी जिस टारगेट पर आप गिराना चाहते हैं वहाँ ये विध्वंस मचाएगा। अब इसका निर्माणकर्ता कौन है ये जान लेते हैं। इसके निर्माणकर्ता, इस बम के निर्माणकर्ता प्लांटेक्स प्लांट, जो कि अमेरिका में है। प्लांटेक्स प्लांट, ठीक है। इतने तथ्य हमने इसके बारे में जान लिए। अब ये जो ग्रेविटी बम है, जब वो उड़ान परीक्षण है, उड़ान परीक्षण से एक चीज़ आप लोग और याद रख सकते हैं, अमेरिका द्वारा गिराया गया फैट मैन और लिटिल बॉय, ये दोनों परमाणु बम जो है जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में गिराए गए थे। ये भी क्या बोलते हैं कि उड़ते हुए गिराए गए थे। तो इससे
आप रिलेट करके आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा, हिरोशिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में छिपकली ग्रेको की एक नई प्रजाति की खोज की है? छिपकली की एक प्रजाति गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। ये जो नई प्रजाति है ये मिली कहाँ है ये देखते हैं। तो ये मिला है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में, जो कहाँ है? ऑब्वियसली है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब जो नई प्रजाति मिली है इसका नाम क्या रखा गया है? नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है हेमीफिलोडेक्टाइलस वेंकटाद्रि सेसियोनेवी। ठीक है, मतलब इसमें जो है कि अब थोड़ा सा लंबा नाम है, नाम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। इसमें दो नाम दो चीज़ हैं, वेंकट आद्री। वेंकट का मतलब हो गया पापों को दूर करने वाले, दूर करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। और आद्री का मतलब है पर्वत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु से इस नई प्रजाति की जो खोज है भगवान विष्णु के नाम पर रखा गया है, इसका नाम है। और ये प्रकाशित कहाँ हुआ है? ये नई प्रजाति की खोज की गई है, प्रकाशित क्या है? हरपेटोजोआ पत्रिका है, हरपेटोजोआ पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और इसके अलावा इसके खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं। खोज कौन कौन से किन किन लोगों ने मिलकर इसका खोज किया है? तो इसकी खोज जो है JSI के फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल रीजनल सेंटर हैदराबाद और रेप्टिलिया अनुभाग कोलकाता, रेप्टिलिया सेक्शन कोलकाता। रेप्टिलिया मतलब आप समझ रही हो, रेप्टाइल है ये। कोलकाता में जो रेप्टाइल जो हैं, जैसे इसमें आपके रेप्टाइल मतलब लिजार्ड प्रजाति, लिजार्ड मतलब ये छिपकली, आपके जो भी आप छत्तीसगढ़ी में एक छिपकली का बड़ा रूप देखते होंगे जिसको गोहे कहते हैं, इस प्रकार की प्रजाति का जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाता है रेप्टिलिया सेक्शन में। और इसके अलावा तीसरे सहभागी थे फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा, फकीर मोहन विश्वविद्यालय उड़ीसा। ये इन तीनों ने मिलकर जो है कि इस नए प्रजाति की खोज की है। यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आया है, तो आप इससे रिलेट करके अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए, तो साथ ही साथ करंट के आपका एक टॉपिक भी कवर होते जाएगा। और इस प्रकार से आपको पेपर के टाइम ज़्यादा रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप करना तो पड़ेगा ही। अगला सवाल जानते हैं। हाल ही में आईसीटी बांग्लादेश यहाँ लिखा भी है, ने किसे मृत्यु की सजा सुनाई है? आईसीटी बांग्लादेश ने किसे मृत्यु की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए शेख हसीना, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी मुजीबुर रहमान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा शेख हसीना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को आईसीटी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल बांग्लादेश
बांग्लादेश। ठीक है, आईसीटी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आईसीटी ने है जो हाल ही में शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं वहाँ के, दोनों को मृत्यु की सजा सुनाई है। मृत्यु की सजा सुनाई है। किसको किसको सुनाई है? शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, और असदुज्जमा खान कमाल को। ठीक है, असदुज्जमा जो कि पूर्व गृह मंत्री थे, इन दोनों को मृत्यु की सजा सुनाई गई है। अब आईसीटी का जो आईसीटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईसीटी एक बांग्लादेश की घरेलू अदालत है, डोमेस्टिक कोर्ट है, और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी। 1971 भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को अलग कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, और बांग्लादेश नामक एक नया राज्य देश बना दिया था। तब इसकी स्थापना जो है मुक्ति संग्राम के दौरान हुए नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए व्यक्तियों पर, अर्थात जो जिन्होंने वार क्राइम्स जो किए थे उनके लिए ये जो है आईसीटी का गठन किया गया था। अब यहाँ पर टर्म आया है मुक्ति संग्राम। मुक्ति संग्राम जो है कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के जनक कहलाते हैं, बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान द्वारा चलाया गया था। मुजीबुर रहमान, अब मुजीबुर रहमान को क्या कहा जाता है? मुजीबुर रहमान को बंग बंधु कहा जाता है, और इन्हीं के प्रयासों से जो है पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश के नाम से वो एक देश बना। ठीक है, अब जो वर्तमान ये यूनुस खान है ना, मोहम्मद यूनुस जो हैं, मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में चला रहे हैं, उन्होंने इस कोर्ट को फिर से इस मतलब जो डोमेस्टिक कोर्ट है इसका गठन पुनः कर दिया है। कब किया है? 2025 में। ठीक है, अब 2025 में जब इन्होंने गठन किया है, तो क्योंकि इन्होंने गठन किया है तो फैसला भी इन्हीं के फेवर में आएगा। फेवर में क्या, इनके हिसाब से आएगा। तो इस जो डोमेस्टिक कोर्ट है इसने शेख हसीना और असदुज्जमा को जो है मृत्यु की सज़ा सुनाई है। मोहम्मद यूनुस अभी वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इन्होंने 2006 में माइक्रोक्राफ्ट थ्रू ग्रामीण बैंक, माइक्रोक्राफ्ट थ्रू ग्रामीण बैंक, इस पर शोध किया था और इसके लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए अगला सवाल जानते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में पुनर्वास पहल के तहत शुरू किए गए कैफे का नाम क्या है? पुनर्वास पहल और कैफे का नाम। ऑप्शन ए इंडियन कॉफ़ी हाउस, ऑप्शन बी सद्भावना कैफे, ऑप्शन सी शांति कैफे, या ऑप्शन डी पंडुम कैफे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंडुम कैफे। आइए जानते हैं इससे जुड़ा कुछ और तथ्य। अब पंडुम कैफे इसकी जो शुरुआत है किसने की? इसकी शुरुआत जो है माननीय मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने की। ठीक है, विष्णुदेव साय ने की। कहाँ में की? पंडुम कैफे कहाँ है? जगदलपुर में है। अब ये जो कैफ़े है, अब इसके बैकग्राउंड में देखें तो ये कैफ़े का मतलब उद्देश्य क्या है कि जो भी क्या बोलते हैं कि पुनर्वास पहल के तहत जो भी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है वो एक होटल है, वहाँ पे खाना बनाने का काम, रसोइया का काम, दर्जी का काम, बहुत सारे जो लाइवलीहुड कार्य हैं वो सब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पहल है, ये पुनर्वास पहल, ये पुनर्वास छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2025, छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति
पुनर्वास नीति, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पुनर्वास नीति है। नक्सलियों को सरेंडर करने पर उनको जो है कि आगे के जीवन यापन के लिए लाइवलीहुड चीज़ें जो करने के लिए उनके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनको आजीविका के साधन क्या है छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था करेगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2025 ये है। और इसके तहत क्या है जो है पंडुम कैफे का अभी नया एक नवाचार शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब बस्तर जिले में एक पुनर्वास केंद्र है, उसके बारे में जान लेते हैं। बस्तर जिले का पुनर्वास केंद्र है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नवा बाट। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, हैंड रिटन में मिलेगी, कलरफुल में मिलेगी, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस। इंडियन कॉफ़ी हाउस आप लोगों ने देखा होगा, रायपुर बिलासपुर में इंडियन कॉफ़ी हाउस नाम का एक कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस कह सकते हैं इसको, होटल भी कह सकते हैं, आजकल यहाँ सब मिलता है। ये जो इंडियन कॉफ़ी हाउस है, इसका जो ओरिजिन है अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में, जहाँ तक मैं सही हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, अमेरिका या फिर यूके जो भी है, लेकिन अमेरिका है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अमेरिका में लाला हरदयाल जी जो हैं, जब गदर पार्टी इन्होंने जब बनाया था, तो वहाँ पे जाके जो इनके सदस्य अमेरिका या यूके, कंफ्यूज हूँ मैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लाला हरदयाल और उनके साथी जो है प्लानिंग जब करते थे तो वहाँ जाके अपनी मीटिंग्स जो है करते थे इंडियन कॉफ़ी हाउस में। तो इस संदर्भ में क्या है कि इंडियन कॉफ़ी हाउस भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे आज का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां सवाल कहता है, हाल ही में किस संगठन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं? ऑप्शन ए ICR, ऑप्शन बी IMA, ऑप्शन सी RSS या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका गठन जो है 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है। 1925 में नागपुर में हुआ था। संस्थापक कौन थे? अब 100वां वर्ष है तो भाई इससे ये इन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हो सकता है किसी से परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अभी संगठन के वर्तमान प्रमुख कौन है? नमस्ते सदावत्सले वाला जो है इन्हीं का है, जो मंत्र है, जो संघ होता है तब संघ संचालन में उसका गाया जाता है, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वाला। वर्तमान प्रमुख जो हैं मोहन भागवत है, ठीक है। वर्तमान प्रमुख देख लिया। अब इससे थोड़ा सा एक रिलेटेड एक और तथ्य जान लेते हैं। RSS से ही जनता पार्टी का उदय हुआ, जनता पार्टी का ओरिजिन हुआ, और जनता पार्टी ही भारतीय जनसंघ बनी। और भारतीय जनसंघ ही आगे चल के बीजेपी बनी। अब बीजेपी के संस्थापक सदस्य इसमें कौन रहे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जन्मदिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, इनसे रिलेटेड क्या है? अंत्योदय योजना है। और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक सदस्य थे बीजेपी के। तो इससे रिलेटेड आपने कुछ तथ्य जान लिए। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए NK सिंह, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया,
ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या ऑप्शन डी रघुराम राजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। एनके सिंह कौन है? एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं। और रघुराम राजन कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। ठीक है, अब अरविंद पनगड़िया कौन है? एडीबी के, ये जो एडीबी के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री, मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, हेड इकोनॉमिस्ट। अब वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वित्त आयोग क्या है, इसका काम क्या है? वित्त आयोग से के बारे में पूछे तो ये हर 5 साल के लिए जो है ये गठित की जाती है। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय का मतलब इसका जो है उल्लेख संविधान जब बना तब से है। और किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 280 के तहत है ना। हर 5 साल में बनेगा। अब पहली स्थापना कब हुई? पहली स्थापना जो है 22 नवंबर 1951 में हुई, 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे पहले आयोग के। ठीक है, अब इसकी जो संरचना क्या है? इसकी संरचना एक अध्यक्ष होगा, 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सचिव होगा। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष तो हो गए अरविंद पनगड़िया, और इसके सदस्य हो गए कौन? अजय नारायण झा हैं, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, डॉक्टर मनोज पंडा है और डॉक्टर सौम्या कांति। 4 सदस्य आपको गिना दिया, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके कार्य क्या हैं ये देख लेते हैं। वित्त आयोग के कार्य देखें तो सेंटर स्टेट के मध्य जो है वित्तीय संबंधों को क्या है? परिभाषित करना इनका मतलब मेन कार्य है। मतलब क्या कहना चाहिए कि जो वित्तीय बंटवारे हैं ये जो है वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। वित्त है तो वित्त आयोग द्वारा यही काम किया जाएगा। अब इसके अलावा डीप में देखें तो करों का वितरण जो है, करों का वितरण पहले तो केंद्र और राज्य के मध्य कैसे होगा? केंद्र राज्य के मध्य अर्थात वर्टिकल डेवोल्यूशन। और राज्य के मध्य कैसे होगा? राज्य के मध्य अर्थात हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। 2 प्रकार से अब ऐसे भी वितरण होगा। सभी राज्यों, केंद्र और राज्य के मध्य होगा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। अब उसके बाद राज्यों के अंदर जो है कि कैसे करों का वितरण होगा, राज्यों के बीच कैसे करों का वितरण, जैसे जीएसटी के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं कि केंद्र कितना जीएसटी रखेगी, राज्य कितना जीएसटी रखेगी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इसका जो वितरण है ये वित्त आयोग करती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है अनुदान सहायता कैसे दिया जाएगा किसी भी राज्य को, इसके बाद इसका निर्धारण करेगी। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिकाओं को जो है संसाधन प्रदान, मतलब कैसे वित्त पोषण उनको किया जाएगा ये निर्धारण करेगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी, इसमें कितना फंड दिया जाएगा इसके लिए भी जो है वित्त आयोग काम करती है। अगला सवाल जानते हैं। हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय काउंसिल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी रोहतक। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी रोहतक में किया गया। अब इससे जुड़ा कुछ 2-4 तथ्य जान लेते हैं। क्षेत्रीय काउंसिल की यहाँ जब बात आई है, क्षेत्रीय काउंसिल, तो क्षेत्रीय काउंसिल का जो गठन है भारत में राज्यों के बीच तथा केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया है। क्षेत्रीय काउंसिल का विचार जो है आया है, और ये एक वैधानिक निकाय है। मतलब इसके लिए बाद में एक्ट लाया गया था, और एक्ट क्या था? पुनर्गठन अधिनियम 1956, जिसके तहत
1956 याद आ रहा होगा, एमपी स्टेट बना था इसमें। ठीक है, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय काउंसिल का जो है गठन किया गया था और ये एक वैधानिक निकाय है, चूंकि इसके लिए बाद में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे और पूर्व में संविधान में पहले से लिखित कोई भी अनुच्छेद इससे रिलेटेड नहीं है। इतने बात आप लोगों ने जान लिया। अब इससे जुड़े कुछ और तथ्य भी जान लेते हैं। क्षेत्रीय काउंसिल में जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष इसमें कौन होंगे? अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे दिख भी रहे हैं, अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, वर्तमान में गृह मंत्री, अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? अल्टरनेट में होंगे हर राज्य से 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए सीएम होंगे प्रत्येक राज्य से। ठीक है, अल्टरनेट, हर राज्य के चेंज होते जाएंगे, है ना। सदस्य कौन होंगे? उपाध्यक्ष तो जान लिया। सदस्य कौन होंगे? सदस्य इसमें होंगे राज्य के 2 अन्य मंत्रित्व और संघ शासित प्रदेशों के सदस्य, 2 अन्य मंत्री और संघ शासित प्रदेशों के सदस्य। ये 1 वर्ष प्रत्येक सीएम जो है संघ शासित प्रदेशों के मामले में ये थोड़ा अलग है ना। अब इसके अलावा ये क्षेत्रीय काउंसिल कितने भागों में बटा है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है और 5वां है मिडिल, डबल डी एल होता है ना, मिडिल। ये 5 क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब इसके अलावा एक अतिरिक्त परिषद भी है, अतिरिक्त परिषद भी है। अतिरिक्त परिषद कहाँ के लिए है? नॉर्थ ईस्ट के लिए है, नॉर्थ ईस्ट के लिए है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त परिषद है। और उनके लिए भी अब जब अतिरिक्त परिषद है तो उसके लिए भी एक अधिनियम लाया गया था। अधिनियम के तहत जो है अतिरिक्त परिषद का निर्माण किया गया था और वो अधिनियम क्या था? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, परिषद अधिनियम 1971, 1971। ठीक है, अब इतना चीज़ें तो जान लिया। अब छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्टिव से जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ किस क्षेत्रीय काउंसिल के मध्य आता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। पूर्व में भी आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, है ना। अगला सवाल जानते हैं। अंबाजी मार्बल जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के मार्बल जो है अंबाजी मार्बल जिसे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा जो है पन्ना डायमंड को भी जीआई टैग मिला है, पन्ना डायमंड को। ठीक है, अब पन्ना डायमंड कहाँ से है? एमपी से। एमपी से याद आया कि एमपी में जो है भेड़ाघाट जलप्रपात है, जहाँ के चट्टानों से जो है संगमरमर भी बनता है ना, संगमरमर। राजस्थान तो मार्बल के लिए फेमस है ही, और यूपी से तो उतना कुछ है नहीं। अब जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। नहीं, चलिए पहले मार्बल के बारे में जान लेते हैं, मार्बल कैसे बनता है ना। मार्बल बनने की प्रक्रिया पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से मिल जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, अब ये नेचुरल प्रोसेस है ये, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का रूप ले लेती है। और कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है? संगमरमर है, संगमरमर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बूझा चूना है। ठीक है, बूझा चूना ये है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, बूझा चूना ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं
जीआई टैग के बारे में, जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का जो उद्देश्य ये है कि किसी क्षेत्र विशिष्ट स्थान से जो भी कुछ स्पेशल कुछ प्रोडक्ट है उसके संवर्धन के लिए एक उसको टैग दे दिया जाता है, ताकि उस जगह से उस उत्पाद का जो है ओरिजिन बताया जा सके, और उसके जो है क्या बोलना चाहिए कि इकोनॉमिकल बूम उसको मिले, बाजार में उसकी मांग बढ़े, उसकी एक अलग पहचान हो। ठीक है। अब जीआई टैग जो है कब स्थापित हुआ? 1999 एक्ट से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है ये जीआई टैग दिया जाता है। अब लागू कब हुआ? ये 2003 से। अब पहला जीआई टैग किसको मिला? पहला जीआई टैग किसको मिला? पहला जीआई टैग मिला है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। अब जीआई टैग भाई देख लिए कब जीआई टैग दिया गया था, पहला जीआई टैग देख लिए, मार्बल क्या होता है ये देख लिए। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जीआई टैग थोड़ा सा देख लेते हैं भाई फटाफट। छत्तीसगढ़ में 6 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। पहला है ढोकरा, ढोकरा शिल्प कला। दूसरा है बस्तर वुडन आर्ट। तीसरा है बस्तर लौह शिल्प। चौथा है चांपा सिल्क एंड फैब्रिक्स, चांपा सिल्क एंड फैब्रिक्स। पांचवा है जीरा फुल राइस, और छठवां है दुबराज राइस। 6 चीज़ों को जो है जीआई टैग मिला है छत्तीसगढ़ से। इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी सवाल, आज का 10वां सवाल, जानते हैं क्या कहता है। भारत और यूके के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 23 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? सेल्सीबरी प्लेन्स यूके, चौभाटिया, चौभाटिया उत्तराखंड, ऑप्शन सी नई दिल्ली, या ऑप्शन डी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। इसका सही जवाब होगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका जो है आयोजन किया गया। अब आइए जानते हैं अजय वारियर के बीच बारे में। अजय वारियर जो है इंडिया और यूके के मध्य होता है। इंडिया और यूके के मध्य जो है अजय वारियर होता है। भारत और ब्रिटेन के बीच, हाँ यूके मतलब ब्रिटेन ही है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में वो आपकी उनके द्वीप द्वीप समूह शामिल हैं। इंग्लैंड एक अलग ही राज्य है, इंग्लैंड आयरलैंड, इसके बारे में विस्तार से कभी मैं आपको बता दूंगा। अब जो ये अजय वारियर है, अजय वारियर जो भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर 2011 से हो रहा है, और ये कहना चाहिए प्रति 2 वर्षों में आयोजित होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य। और इसका वर्तमान में 8वें संस्करण का जो है प्रतिनिधित्व किसने किया है? एक रेजिमेंट जो है हर प्रतिनिधित्व करती है, तो सिख रेजिमेंट जो है इस बार का प्रतिनिधित्व किया, सिख रेजिमेंट। पिछले बार का जो है वो हुआ था चौभाटिया उत्तराखंड में, उसका जो प्रतिनिधित्व किया था बिहार रेजिमेंट ने किया था, बिहार रेजिमेंट ने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। अब इसी तरह के जो है अन्य भी सैन्य अभ्यास आप लोगों को जान लिए होंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंदबंद, बांग्लादेश के साथ एक्सरसाइज संप्रीति, चीन के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ा शक्ति। ये सब की लिस्ट आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर क्लास में। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।